ओके। पाए सीधी 3 बार उनका उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि करता हमारे बड़े पर सेवा पर उपकार में जन जीवन सफल वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर दीन दुखी भूले पटी के खुद कर जाए शक्ति हमें झूठ अन्याय सदी न दूर रहे जीवन रस बरसाए शक्ति अभिमान भूमि में जन्म उसी पर हो जाए शक्ति हमें मांगे पर डटे जाना पर सेवा जन जीवन सफल बना जावे। तो हमारे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित है जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं और हमारे रेकी मास्टर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हम उनका भी स्वागत करते हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हिमरणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है, इतनी उन्नति प्राप्त हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग अभी शरीर विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान का परीक्षण भाग 1 ये किताब है। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के संबंध में है। तो इसी का हम एक चैप्टर पेन है, ये चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 11 है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे नीतू जैन मैडम के साथ।
तो हम लोग शेयर कर दे रहे हैं, पुनः उनका स्वागत है और उनको शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। सर्वप्रथम सर को मेरा प्रणाम, सभी साथियों का क्लास में स्वागत। तो आज जैसा कि सर ने बताया कि हम परीक्षण 1 पर पेन पर चर्चा करेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है और पेज नंबर 110 है। तो इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे, पेन क्या होता है। तो हम पेन को हमेशा एक ये सोचते हैं कि पेन बहुत दर्द होता है, बहुत पेनफुल है, पेन मतलब अच्छा नहीं मानते उसे। जिस तरह से हम फीवर देखते हैं कि फीवर हमारी बॉडी में जब भी आता है तो वो किसी ना किसी उसके थ्रू आता है कि कोई ना कोई दूसरी प्रॉब्लम है और फीवर उसका मैनिफेस्टेशन है। तो इसी तरह से पेन भी, पेन हमको ये बताता है, अगर पेन शरीर में ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है। कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो पेन के रूप में आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ये लाइफ का हमारी। पेन हमको बताता है कि हमें हर्ट हो रहा है, हम उस जगह पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो पेन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए है। अब क्वेश्चन ये है कि हम पेन को फील कैसे करते हैं, कैसे पेन पेन क्यों होता है, कैसे फील करते हैं। तो एक्यूप्रेशर में भी हम देखते हैं कि अब तो फिर भी हम लोग मैग्नेट से सीड्स यूज करते हैं। पहले एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर मतलब दबाव देकर, तो यानी कि दबाव देना, उसमें भी हम किसी जैसे कहीं चोट लगती है, कुछ कहीं पे हमको देना है तो दबाव देते हैं। तो यानी कि कहीं पेन है, तो पेन है तो उसके ही परिप्रेक्ष्य में एक और पेन हम क्रिएट करते हैं, पेन देते हैं। तो पेन देते हैं तो वो उसके कम बराबर का तो नहीं होता है, लेकिन वो उसको ठीक करने के लिए होता है। तो वो हम इस तरह से उसका एक्यूप्रेशर पे भी हम उसका इलाज करते हैं। और हमारी बॉडी जो होती है उसमें बहुत अलग अलग पेन रिसेप्टर्स होते हैं। तो हमें पेन का पता लगाने में हेल्प करते हैं। जैसे हीट सेंसेशन के लिए, जैसे हमारी बॉडी में इस तरह से 4 संवेदनाएं होती है, सेंसेस होती हैं। जैसे कि हमारी बुक में लिखा है स्पर्श, दाब, ताप और दर्द। तो इसमें से स्पर्श, टच, प्रेशर और थर्मल, ताप, ये 3 सब, जब भी ये 3 होंगे, स्पर्श किसी ने छुआ या किसी ने दबाया या हमें हीट लगी, गरम लगा, तो वो तीनों की परिणति क्या होगी, पेन होगा। तो स्पर्श की गहराई, दाब में स्पर्श को स्पर्श किया और उसको दब दब स्पर्श करते जबरदस्त जोर से करा स्पर्श, तो वो दाब में परिवर्तित हो जाएगी। और दाब बहुत ज्यादा दाब लिया तो वो हीट में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये सब अलग अलग इनके रिसेप्टर्स पहचाने गए हैं, लेकिन कोई भी रिसेप्टर जो होता है सेंस स्पेशलाइज नहीं है। और संख्या में सबसे अधिक हमारे दर्द रिसेप्टर्स हैं। तो दर्द रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये फ्री नर्व एंडिंग होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग तरह से रिसेप्टर नहीं, फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं, उसको हम पेन रिसेप्टर्स बोलते हैं। और इसका एक नाम होता है हमारे यहाँ पर नोसिसेप्टर। ये एक पेन रिसेप्टर होते हैं नर्व एंडिंग, उसको हम नोसिसेप्टर के नाम से जानते हैं। तो पेन एक स्पेशलाइज अनप्लीजेंट सेंस है जो अच्छा नहीं लगता है हमें, हमारी बॉडी के किसी भी ह्यूमन को। इट्स ए बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फर्दर इंजरी। यानी कि अगर कहीं पे चोट लगी है तो वो चोट अगर पता ही नहीं लगा कि वहां पर पेन है तो वो चोट बढ़ती जाएगी। तो इसलिए उसको पता लगाने के लिए ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ये हमारे लिए कि इंजरी हुई है, वरना इंजरी का हमें पता ही नहीं चलेगा और इंजरी बढ़ जाएगी। अब हम ऊतकों, अगर कहीं ऊतक मरते हैं, दर्द जो होता है वो उसका मतलब है ऊतक टिश्यू कहीं मर रहे हैं। यानी कि एक मुद्रा में, जैसे कि कोई एक ही मुद्रा में बैठा है तो उसके जो हिप्स है उसको उसमें एक ही स्थिति पर बैठे बैठे उसकी जो अस्थि होती है उसमें बैठे रहने के कारण उक्त वहां पे जो टिश्यूज होते हैं उनको ब्लड की पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं होता, ब्लड आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो कुछ ऊतक मरने लगते हैं। तो जब मरने लगते हैं तो वो जो डैमेज ऊतक होते हैं उनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो वहां पर फ्री वहां पे जो रिसेप्टर लगे होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग जो हमने नोसिसेप्टर माना, तो उनको स्टिमुलेट करके व्यक्ति को पेन का एहसास दिलाते हैं। जैसे कि पेन का एहसास होके व्यक्ति, हमें हम कभी बैठते हैं और हमें लगता है बहुत देर बैठे बैठे एक पोस्टर में बैठे रहे, तो हम चेंज करते हैं हमारा पोस्टर, तो वो चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति की जहाँ पर दर्द की संवेदना नहीं होती है, जैसे कि कोमा है, कोमा में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसको दर्द की संवेदना ही नहीं है, तो वो मुद्रा बदल ही नहीं पाएगा। जब उसको सेंसेशन ही नहीं है कि मुझे पेन है तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो चेंज नहीं कर पाएगा तो उसके प्रेशर क्षेत्रों में त्वचा और उसके नीचे के ऊतक, जो वहां पे जो ऊतक मर गए हैं वो गलने भी लगते हैं, जो दूसरे चेंज नहीं कर पा रहा है तो ऊतक गलने लगेंगे। पेन रिसेप्टर्स, इनका कोई आकार, रूप, रंग कुछ भी नहीं होता। ये स्वतंत्र नर्व एंडिंग्स होती हैं जिनको हमने इसका नाम दिया है, नोसिसेप्टर का नाम दिया है, जो अधिकतम
त्वचा जो ज्यादातर हमारे स्किन के म्यूकस मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये कुछ संख्या में ये अस्थि की बाहरी परत पेरिस्टोनियम और रक्त नलिकाओं की दीवारें आर्टरी वॉल में भी होते हैं और जॉइंट सरफेस पे होते हैं, क्रेनियम में होते हैं और स्थित पार्क्स में होते हैं, टेंटोरियम इनमें भी थोड़े थोड़े से पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा होते हैं वो हमारे स्किन के परत पर पाए जाते हैं। स्टिमुलस ये दर्द की नर्व एंडिंग्स मैकेनिकली, थर्मली और केमिकली, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलाइन, हिस्टेमाइन, 5 हाइड्रोक्सिल ट्राइप्टेमाइन, प्रोटेक्ट प्रोटे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोस्टेग्लैंडिन्स से स्टिमुलेट हो जाती हैं। ये केमिकल्स के नाम हैं कुछ, इनसे ये स्टिमुलेट हो जाती हैं। ये नर्व एंडिंग्स होते हैं, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे नोसिसेप्टर रिसेप्टर होते हैं, ये इन केमिकल से स्टिमुलेट हो जाते हैं। ऑक्सीजन की अगर कोई कमी होती है तो मेटाबॉलिक तत्व उत्पन्न होता है, तो हमारे जो हार्ट में एंजाइना या अस्थि पेशियों में जो इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन जैसी स्थितियां पैदा कर देती हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा पेन के साथ हमारा ब्रेन का क्या संबंध है, यानी कि हमें पेन फील कैसे होता है, कैसे फील होगा। अगर यहाँ पे पेन हुआ तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन, जो हमने पढ़ा है, सर हमें आजकल नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो कुछ भी होता है तो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो वो नर्वस सिस्टम से किस तरह से रिलेटेड है उसको हम देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं कि बॉडी में बहुत ज्यादा हीट, प्रेशर ये सब है तो हमें पेन फील होगा। पेन रिसेप्टर नर्व एंडिंग है जो हमें पेन सेंसेशन कराती है, तो हमारे एरिया में नर्व एंडिंग है, ये हमने अभी देखा। उसके बाद में अब हम इसका इससे मस्तिष्क से देखेंगे स्वतंत्र जो फ्री नर्व एंडिंग्स है हमारी। तो हम हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है और ब्रेन है। तो जो फ्री नर्व एंडिंग्स है हमारी स्पाइनल नर्व रूट से हो, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न, जो कि सर आजकल हमें पढ़ा रहे हैं, तो पोस्टीरियर हॉर्न में पहुंचती हैं वो। तो ये हमारा जो एफरेंट नर्व होती हैं उसके द्वारा पहुंचती हैं। यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन होता है, वो ग्रे मैटर क्रॉस करके दूसरी ओर व्हाइट मैटर में पहुंचकर मस्तिष्क में थैलेमस में चले जाता है। तो जो हमारा ग्रे मैटर जो हमारा कॉर्टेक्स है और व्हाइट मैटर हमारा अंदर का, तो अंदर चली मस्तिष्क में थैलेमस में चली जाती हैं ये। वो किसके द्वारा जाते हैं, इसको स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट कहते हैं। हम जानते हैं कि ट्रैक्ट होते हैं जहां से नर्व हमारे जाती हैं, तो ये हमारे स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट है कि स्पाइन और थैलेमस को कनेक्ट करने वाले ट्रैक्ट है। थैलेमस से तीसरा न्यूरॉन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरिया नंबर 312 में समाप्त हो जाता है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि हमने देखा था कि थैलेमस में ये एरिया नंबर है 312, वहां पर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एरिया नंबर 312 में समाप्त हो जाता है तीसरा न्यूरॉन हमारा। तो हमारा इसके जो थैलेमस है वो पेन की पहचान करता है। वो पहचान करता है कि हाँ पेन हो रहा है, और पेन कहाँ हो रहा है ये हमारा कॉर्टेक्स पहचान करता है। कॉर्टेक्स बताता है कि पेन हमारी फिंगर में हो रहा है, तो ये कॉर्टेक्स हमें इसकी पहचान कराता है। अब क्या होता है जब इस तरह से ये होता इस अभी अब जैसे भोजन तंत्र है हमारा, जो हमारी जीआईटी ट्रैक्ट है और हार्ट है, उसमें दर्द के रिसेप्टर क्या होता है कि हमारी त्वचा वगैरह में तो दर्द के रिसेप्टर बहुत पास पास होते हैं, तो बहुत जल्दी हम तुरंत बता देते हैं। जैसे हमें कभी हमारा कट लगा तो हम आंखें बंद होगी तो अभी हम एकदम से पकड़ लेंगे कि अरे हमारे यहाँ कट लगा। अब हम कहीं पर हमारी फिंगर गई और एकदम से जला, तो हम तुरंत पता लगा लेंगे अरे हमारी फिंगर जली है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारे हार्ट में पेन है या अपेंडिक्स में पेन है, स्टमक में पेन है, कहीं पे भी इस तरह से पेन है, तो या जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं पेन है, पेट में दर्द है, तो हम एग्जैक्टली इसको नहीं बता पाते हैं कि पेन कहाँ हो रहा है। हम कहते हैं कि हमारे हमारे यहाँ दर्द है, लेकिन हम नहीं प्रॉपर उसको नहीं बता पाते कि हमारे हार्ट के कौन से लोब में किस जगह उसका कौन सा एरिया है, कहाँ पेन है। क्यों वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। उसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा दूर दूर छितरे हुए होते हैं वो, उसको डिफ्यूज पेन बोलते हैं कि बिखरे हुए होते हैं वो। तो इन अंगों में दर्द की पहचान कम हो पाती है, पता नहीं चलता है, पता चलता है दर्द है लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं चलती है। तो इस तरह से हमारे फेफड़े, विसरल प्यूरा और भोजन तंत्र के अंग कटने और जलने को सेंस नहीं करते हैं, मगर बड़े हवा दाब एवं इन्फ्लामेशन में दर्द का एहसास करवाते हैं। जैसे कि इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, इन अंगों में दर्द का एहसास क्रिया सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के कारण मस्तिष्क को मिलता है, इसमें थैलेमस का रोल नहीं होता है। तो इस तरह से हमें अब इसमें यहाँ तक तो बताया है कि यहाँ हमारा ब्रेन को पता चला है। फिर ब्रेन से हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं हमारे इफरेंट नर्व से वो नीचे वापस आते हैं
और वो वहीं उस एरिया में जाकर बताते हैं कि यहाँ से तुरंत फिंगर हटाओ, आपका फिंगर पे हीट पे लगी हुई है, इसको हटा लो। और वो हम हटा लेते हैं, हमें सेंस होता है कि हमें दर्द है, और वो जब वहां से नर्व्स वापस आती हैं और हमें बताती हैं कि यहाँ से हटा लो, तो हम वहां से हटा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इस तरह से इसमें रोल होता है। अब पेन दो तरह के होते हैं। अब पेन हम देखते हैं कि दो तरह के पेन होते हैं, पेन में भी दो तरह के होते हैं, एक तो फास्ट पेन और एक स्लो पेन। अब फास्ट पेन जो होता है, अगर कहीं कट लगा है, यानी कि कहीं बर्न हुआ है, इलेक्ट्रिकल शॉक हुआ है, तो ये एकदम से तेज दर्द होगा। और फास्ट पेन की इम्पल्स को ले जाने वाला क्या होता है, फास्ट पेन पेन एकदम से पता चलता है। वो क्यों होता है? क्योंकि फास्ट पेन को जो इम्पल्स ले जा रहा है हमारे ब्रेन तक, तो उसका हम एक तरह से एग्जाम्पल समझ सकते हैं, उसका जो वायर है बहुत लंबा होता है, और उसका वायर जो लंबा होता है वो इम्पल्स को डायरेक्टली ब्रेन तक लेकर जाता है। बहुत हाई स्पीड होती है इसकी इसकी हाई स्पीड होती है। 0.1 सेकंड के अंदर ये थैलेमस के द्वारा पहचान लिया जाता है। 0.1 सेकंड के अंदर अंदर ये थैलेमस के द्वारा जान लिया जाता है। ये नर्व फिल्टर ए टाइप के होते हैं, जिनमें कंडक्शन स्पीड हमारी 12 से 30 मीटर पर सेकंड होती है। इसे शार्प पेन भी कहते हैं, प्रिकिंग पेन भी कहते हैं, एक्यूट पेन कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक पेन भी कह सकते हैं। तो ये इस तरह का पेन होता है। नेक्स्ट पेन है हमारा स्लो पेन, धीमा दर्द। तो धीमा दर्द हमारा क्या होता है, जैसे कि हेडेक होता है, नी पेन, घुटने में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, आर्म पेन, हाथों में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, इस तरह के जो पेन होते हैं वो डल पेन कहलाते हैं। इनके इम्पल्स को ले जाने वाला जो वायर होता है, जैसे हमने उसको समझा था कि बहुत लंबा होता है, इनका थोड़ा वायर छोटा होता है। यह पेन स्टिमुलेट देने के लिए 1 सेकंड के बाद थैलेमस के द्वारा जाना जाता है। इसको स्टिमुलेशन के लिए 1 सेकंड लगते हैं, और ये नर्व फाइबर सी टाइप के होते हैं। तो और जिनमें कंडक्शन स्पीड हमारी 0.5 से लेके 2 मीटर पर सेकंड होती है। अगर वो एरिया जहाँ पेन है वहां बहुत सारे नोसिसेप्टर रिसेप्टर बहुत पास पास हैं, तो हमें पेन एक्यूरेट पता लग जाएगा कि पेन कहाँ है। परंतु अगर रिसेप्टर डिफ्यूज हैं, फैले हुए हैं, जैसे कि हमारा एंजाइना पेन है, लग्स पेन है, इसोफेगस का पेन है, तो वह हमें इतनी आसानी से पता नहीं चलेगा। पेन की इंटेंसिटी भी हम पाते हैं कि थोड़ा किसी किसी पेन में अलग अलग पर्सन में क्या होता है, अलग अलग इंटेंसिटी होती है। किसी पर्सन में हम देखते हैं कि कोई पर्सन किसी पर्सन को दबाव दिया तो वो एकदम से चिल्लाने लग जाएगा, अरे भी छोड़ो 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 छोड़ो। और किसी कोई पर्सन को उसकी टॉलरेंस पावर ज्यादा होती है, तो वो उसको सहन कर लेता है। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं इसका भी जो कनेक्शन होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। तो इमोशनली और हार्मोनल के कारण भी होता है। इसका बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं, जिसको हम आगे पहचानेंगे। दर्द के रिसेप्टर्स में एडेप्शन फिनोमिना आंशिक तौर पर ही पाई गई है, किंतु इन सब रिसेप्टर्स में जो धीमे दर्द के रिसेप्टर हैं, उन्हें किन्हीं दशाओं में तेज दर्द ले जाते हुए भी पाया गया है। इस स्थिति को हाइपर एलिजीसिया कहते हैं। जैसे सनबर्न पेन, हर्पीज जोस्टर, इसमें होते तो ये स्लो पेन है, लेकिन ये हमें एहसास तेज पेन का कराते हैं, फास्ट पेन का कराते हैं। त्वचा पर सभी संवेदनाएं, दर्द की संवेदना सहित इंटेंसिटी और लोकलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छी पहचानी जाती है। यानी कि इंटेंसिटी और लोकलाइजेशन की ये हमें स्किन के द्वारा सबसे अच्छी पहचानी जाती है, जबकि अस्थि पेशियां और अस्थि के पेरिस्टोनियम पार्ट में दर्द की संवेदना का एहसास सबसे कमजोर होता है, स्लो पेन होता है ये। इसी प्रकार हमारे स्टमक में अल्सर अगर फट जाता है, एंजाइना पेन है, या हमारे इंटेस्टाइन में कॉलिक की दशा हो गई है, तो उसमें रोगी की दर्द की स्थिति नहीं बता पाता है, वो एग्जैक्टली नहीं बता पाता है कि हमें पेन कहाँ है, तो इसे डिफ्यूज पेन कहते हैं। दर्द की गहराई, 45 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर तापमान पर ऊतकों के मरने पर व्यक्ति को अपनी त्वचा पर दर्द महसूस होने लगता है। अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ऊतक मरने लगेंगे तो व्यक्ति को दर्द महसूस होगा। ऊतकों को डैमेज दशा में लाने के कई कारण होते हैं। इसमें है हीट, एक तो हीट है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका रीजन है, फिर है ऊतकों को हमारे जो टिश्यूज है उसको रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, इसको इस्चीमिया कहते हैं। और टिश्यूज जैसे कि बताया था कि अगर कोई कोमा में चले जाता है और अगर वो चेंज नहीं कर पाता है, अपने अपने पोस्चर को चेंज नहीं कर पाता है, तो टिश्यूज गलने लगते हैं। तो एक चौथी कंडीशन ऊतकों का गलना है। दर्द की इंटेंसिटी शरीर में ऊतक डैमेज होने के सीधे अनुपात में होती है। दर्द की एक ही इंटेंसिटी पर व्यक्ति की सहन शक्ति अन्य व्यक्तियों से भिन्न होती है। अलग अलग सबका रिएक्शन अलग अलग होता है, और एक ही व्यक्ति में समय समय पर अलग अलग होती है। यानी कि अभी सुबह के टाइम अगर किसी को पेन है, तो वो कहेगा कि अब मुझे बहुत तेज पेन है, वो एकदम सहन नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद कहेगा नहीं नहीं ठीक है। तो ये सब इमोशनली भी होती है। तो इसको हम देखते हैं, द डिग्री टू विच ए पर्सन रिएक्ट टू पेन
वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इवन इन ए पर्सन टाइम टू टाइम। व्हाई, क्यों? यह मस्तिष्क के गुण दर्द को सिग्नल्स को नर्वस सिस्टम में न्यूट्रल या सरप्रेस करने के पर कर पाने पर निर्भर करता है। ये सब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए नर्वस सिस्टम में पेन कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ता है। इसे एनाल्जेसिया सिस्टम कहते हैं। एनाल्जेसिया सिस्टम हमारा होता है, उसके कारण ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं कि जो जिसका आंसर हमें नहीं मिल पाता है, कि हमें एक ही व्यक्ति में, जैसे हम हैं, हमें किसी टाइम हमें उस सेम इंटेंसिटी का पेन बहुत ज्यादा हो रहा है और सेम इंटेंसिटी का पेन कभी कभी हमें महसूस नहीं होता है। तो ये सब हमारा नर्वस सिस्टम से होता है। इसे एनाल्जेसिया सिस्टम की संज्ञा दी गई है। अब हम एनाल्जेसिया सिस्टम देखते हैं। इस सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। मस्तिष्क के इसमें मीजेनसेफेलॉन भाग में स्थित पेरी एक्विडक्टल ग्रे एंड पेरी वेंट्रिकुलर क्षेत्र, इसमें एक तो ये होता है एनाल्जेसिक सिस्टम में। ये पार्ट हमारा मिड ब्रेन मीजेनसेफेलॉन में प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारा रेफे मैग्नस न्यूक्लियस, ये पोन्स और मेडुला में प्रेजेंट होता है। तीसरा हमारा पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में प्रेजेंट होता है। पेन मैनेजमेंट इज मैनेज बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें मिड ब्रेन आता है, बोन्स आते हैं, मेडुला और स्पाइन, पूरा का पूरा हमारा सिस्टम ये पेन को हमारा मैनेज करता है। तो इस तरह से हमने देखा इन कंपोनेंट्स के मध्य पेन सिग्नल्स एफरेंट जैसे कि हमने देखा एफरेंट नर्व के द्वारा पेरी एक्वाडक्टल ग्रे एंड पेरीवेंट्रिकुलर क्षेत्र से वापस स्पाइनल कॉर्ड में इफरेंट, तो एफरेंट तो ऊपर जाते हैं और इफरेंट से वापस आते हैं। इन इफरेंट नर्व एंडिंग से विशेष ट्रांसमीटर सब्सटेंस एनकेफेलिन एंड सेरोटोनिन डोर्सल हॉर्न पर पेन के अंदर आके सिग्नल्स को इनहिबिट कर देते हैं। इस प्रकार इस सिस्टम से जितने अधिक पेन सिग्नल समाप्त होंगे, व्यक्ति को दर्द का एहसास उतना ही कम होगा। इसमें क्या होता है कि जितने पेन सिग्नल्स, ये देखिए, ये मस्तिष्क, ये ब्रेन के सिस्टम की बात कर रहा है कि जो ब्रेन में आपका पार्ट है, उन पार्ट में ये सब सिस्टम है, कंपोनेंट है। तो ये सबको आप धीरे धीरे समझेंगे। पेन को इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स करके स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, डॉर्सल हॉर्न में। डॉर्सल माने पीछे, पीछे वाले हॉर्न में। डॉर्सल माने पीछे होता है और आगे वाला वेंट्रल होता है। तो डॉर्सल हॉर्न में मिली, पीछे मिलेगा, वहां पर पेन इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा निचले पॉन्स में रैफिन मैग्नस न्यूक्लियस एक करके होगा, ये उसका नाम है। फिर मस्तिष्क के मेसेंसेफेलॉन, जो मेसेंसेफेलॉन हम लोग मिड ब्रेन वाला है ना, मिड ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा है भी कि मेसेंसेफेलॉन से मिड ब्रेन बनता है। तो पेरी एक्विडक्टल ग्रे, ये आपने देखा होगा, जो ऊपर से आता है पोन्स से, तो एक एक्विडक्ट आती है। एक डक्ट माने एक पतली सी डक्ट आती, नली आती है। तो पेरी माने उसके बाहरी भाग में ग्रे, और पेरी वेंट्रिकुलर, पेरी माने बाहरी, वेंट्रिकुलर माने वेंट्रिकल्स। तो हम लोगों ने बताया था ना कि 4 वेंट्रिकल होते हैं, 2 लैटरल वेंट्रिकल और एक हमारा थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल। तो पेरी वेंट्रिकुलर माने वेंट्रिकुलर के बगल में, बाहर, वेंट्रिकुलर के बाहर क्षेत्र में ये होते हैं। उसी तरह आपको फिर पेरी एक्विडक्टल ग्रे, वही वाला, और पेरी वेंट्रिकुलर क्षेत्र से वापस, ये अब उन्हीं बताया गया कि जो इफरेंट और रेफरेंट है, उनका कंसेप्ट बताया गया। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। अब हम इस एनालिसिस सिस्टम के अलावा मस्तिष्क में ब्रेन ऑपिटेट सिस्टम भी है। ब्रेन ऑपिटेट सिस्टम भी होता है हमारे ब्रेन में, जिसके अंतर्गत पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड पेरी एक्वाडक्टल ग्रे मैटर के आसपास मॉर्फिन सेंसिटिव रिसेप्टर मौजूद हैं। ये यहाँ पर एक रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिन पर मॉर्फिन या तो बाहर से देते हैं या मस्तिष्क ऊतकों से स्रावित ये हार्मोन्स होते हैं, डायनोफ्रिन, बीटा एंडोफ्रिन, मेटा एंडोफ्रिन, लियो एंडोफ्रिन। ये मस्तिष्क द्वारा दर्द का एहसास समाप्त कर देते हैं। तो ये हमारे, या तो हम बाहर से कोई मेडिसिन लेते हैं तो उस दर्द को जो एहसास, दर्द तो है लेकिन दर्द का एहसास समाप्त हो जाता है। तो ये मस्तिष्क के द्वारा ये सिक्रेट होते हैं ये वाले तत्व। तो वो मस्तिष्क का हमारे दर्द का एहसास को समाप्त कर देते हैं। दर्द से पीड़ित क्षेत्र के आसपास त्वचा सहलाने से अक्सर रोगी को दर्द से राहत मिल जाती है। जब हमारे सर में दर्द होता है या पाँव में दर्द होता है, तो हम हल्का हल्का दबाते हैं, सहलाते हैं, तो हमें उससे आराम मिल जाता है। इस प्रकार सहलाने से सिग्नल ए बीटा टाइप सेंसरी फाइबर्स द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के
पोस्टीरियर हॉर्न पर दर्द के सिग्नल्स को इनहिबिट कर देते हैं। इसी पैटर्न पर दर्द निवारक त्वचा की क्रीम भी कार्य करती है। यानी कि अगर हम ये वाले सहलाते हैं तो ये हमारे सेंसरी फाइबर, ये स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न पर ये हमारे जो दर्द के जो भी दर्द का सिग्नल आ रहा है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो उसके द्वारा हमको दर्द का एहसास कम होने लग जाता है और इसी पैटर्न पर हम दर्द की दवाइयां लेते हैं या दर्द की कोई क्रीम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन का क्या मतलब है? रेफर्ड पेन का मतलब होता है कि दर्द कहीं उठे तो कहीं पर, लेकिन महसूस कहीं और हो। अगर पेन का एरिया डिफरेंट है, जिससे जहां रोगी को चोट लगी है, उस पेन को हम मतलब जहां चोट लगी है वहां तो पेन है ही, लेकिन दूसरी जगह पर पेन ज्यादा हो रहा है, तो उसे हम रेफर्ड पेन कहेंगे। इसका मतलब है कि एरिया कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी तो हमें वहां फील हो रहा है। ऐसा नहीं होता है कि कई बार हमें ऐसा फील होता है कि कहीं सुई चुभी, और सुई चुभी वहां तो हुआ ही, लेकिन अगर पैर में सुई चुभी तो हमारे पेट के आसपास में, हमारे स्टमक के आसपास में एकदम से तीखा फीलिंग सी होती है। ये मैंने भी कई बार फील किया है कि एकदम से कहीं दर्द होता है और कहीं और एकदम से पेन होता है, तो इसे रेफर्ड पेन कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अंदर कनेक्शन जरूर है। तो वो कनेक्शन किस तरह से है ये हम देखते हैं। दर्द का कारण है स्पाइनल कॉर्ड के जिस सेगमेंट में त्वचा से एफरेंट आ रही है, उसी सेगमेंट में किसी इंटरनल ऑर्गन से भी एफरेंट आ रहे हैं। जैसे कि कल सर ने हमको, आजकल हम पढ़ रहे हैं ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे वहां पे नर्व्स मिल रही हैं। तो क्या हो रहा है कि एक नर्व आ रही है, एफरेंट नर्व आ रही है, और किसी इंटरनल ऑर्गन से भी आ रही है। अगर दोनों के मध्य किसी एक न्यूरॉन द्वारा अगर रिलेशन बन गया, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो गई, तो इस संबंध इसके कारण क्या होगा कि दर्द हो तो कहीं और हो तो कहीं रहा है, लेकिन उसका फीलिंग कहीं और होगी। तो इस तरह से ये संबंध हमारा बन जाता है। अतः विसरल ऑर्गन्स में ऊतकों के डैमेज होने पर दर्द त्वचा की तुलना में बहुत कम होता है। अगर त्वचा पर हमारे कहीं पे डैमेज हो रहा है तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन विसरल ऑर्गन्स में अगर डैमेज है तो दर्द हमारा कम होगा। पेरेन्काइमा, लीवर तथा फेफड़ों की एल्वोलाई में दर्द के सिग्नल्स नहीं उठते हैं, जबकि लिवर कैप्सूल और पैरेटल प्लूरा, बाइल डक्ट और ब्रोंकाई में दर्द रिसेप्टर मौजूद होते हैं। रेफर्ड पेन का दूसरा बहुत बड़ा एक रीजन है डर्मेटोन। डर्मेटोन से त्वचा एवं अंग अंग का विकास होना, फिर वह अंग शरीर में कहीं भी स्थित हो, जैसे कि डायफ्राम का नेक रीजन में और अंडकोशों का लंबक क्षेत्र में विकसित होना। अब इसका अलग अलग, जैसे कि हम देखते हैं कि मान लीजिए हार्ट का विकास गर्दन क्षेत्र में, हार्ट अगर है, हार्ट का वहां पे है पेन, प्रॉब्लम वहां है, और उसका पेन हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है बाईं और गर्दन में, कंधे में, पेक्टोरल मसल में, बाह में, सब एक्सटर्नल एरिया एंड अपर चेस्ट में, ये हमारा पेन वहां हो रहा है। भोजन नली का दर्द बाईं या दाईं और रूट और ऑफ नेक से चेस्ट के एक और ऊपरी बाह तक जा रहा है। भोजन नली का जो दर्द है, दर्द तो है इसोफेगस में, और उसका दर्द हो कहाँ रहा है, बाईं या लेफ्ट या राइट की तरफ, हमारी रूट ऑफ नेक से चेस्ट के एक और ऊपरी बाह तक जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि हार्ट का पेन हम जानते हैं कि कभी भी हार्ट में पेन होता है तो वो ये हमारा लेफ्ट वाला हैंड उससे इफेक्टेड होता है। वैसे तो हम जानते हैं। एक सेकंड मैडम, देखिए ऐसा ये वाला जो कंसेप्ट है, इसका ये कंसेप्ट थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है। एम्ब्रियोलॉजी में जब भ्रूणावस्था में डेवलपमेंट हो रहा है तो हम वो है छोटे से लेकर के बड़े तक का आकार ले रहा है, उसके अनेक भाग हैं और भाग धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। तो ये इनका कहना है, ये है कि वो धीरे धीरे जब विकास का क्रम होता है तो उसमें ट्रांसफर होता है। जैसे आप नॉर्मली कहीं देखते हैं कि हम एक जगह रहते हैं और चले जाते हैं दूसरी जगह, 2 साल बाद 4 साल बाद कहीं और चले जाते हैं। ऐसे ही वहां जब डेवलपमेंट हो रहा था प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस में बहुत से अंग जो है इधर से उधर मूवमेंट करते हैं। जैसे मैंने हम लोग बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड में है, जो एंटीरियर भाग है और पोस्टीरियर भाग है, दोनों में अंतर है। पोस्टीरियर भाग वही ब्रेन के आसपास डेवलपमेंट हुआ है, एंटीरियर भाग बाहर से आकर के और एब्डोमेन कैविटी से ऊपर गया हुआ है, तो दोनों में अंतर हो गया। तो इसलिए दोनों के फंक्शन में अंतर है। यहाँ पर बहुत अधिक फंक्शन है, वहां पर फंक्शन कम है। वहां हाइपोथर्मस केवल सीक्रेट करता है और वो उनको दे देता है और फिर आगे ट्रांसफर करते हैं। ऐसे ही ये जो रिलेशनशिप हम लोग नहीं समझ पाते बाद में, ये है वर्चुअली एम्ब्रियोलॉजी का सब्जेक्ट।
ये कि वहां पर डेवलपमेंट जो प्रोसेस हुआ था वो कैसे होगा। तो जो डॉक्टर होते हैं वो होते हैं जो पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी, वो समझ जाते हैं कि ये क्योंकि है तो रिफर्ड पेन, हम लोग तो केवल समझते हैं रिफर्ड पेन के रूप में, लेकिन ये कंसेप्ट क्या है ये वहां जानेंगे। तो बहुत कंसेप्ट आपको जानने की नहीं जान पाएंगे, थोड़ा बहुत जान पाएंगे, क्योंकि वो बड़े कंसेप्ट की ओर इशारा कर रहा है कि भाई कहाँ डेवलपमेंट हुआ। मान लीजिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डायफ्राम का नेक रीजन में और जो है टेस्टिस का जो है लंबर क्षेत्र में विकसित हुआ। तो लंबर क्षेत्र में जो विकसित हुआ मान लीजिए, तो लंबर क्षेत्र से फिर वहां गया, तो अब लंबर क्षेत्र में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो वो टेस्टिस में भी आएगा। इस तरह का है डायफ्राम में नेक रीजन में। डायफ्राम नेक रीजन में पहले डेवलप हुआ था, तो नेक रीजन का और डायफ्राम का रिलेशनशिप मिलेगा। अब वो कई रिलेशनशिप होंगे, कोई एक ही नहीं होगा कि पेन का ही होगा, और भी रिलेशनशिप होंगे। ठीक, चलिए मैडम। थैंक यू सर। इसी तरह से अगर स्टमक में पेन है, आमाशय का दर्द है, तो एंटीरियर एपिगेस्ट्रियम में अम्बिलिकस के ऊपर के क्षेत्र में फील होगा। लिवर और गॉल ब्लैडर का अगर पेन है तो वो हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम क्षेत्र में होगा। पाइलोरस का दर्द पेट के आंशिक अम्बिलिकल क्षेत्र में होगा। ये क्षेत्र अभी हम आगे समझेंगे कि पेट में कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ आते हैं। अपेंडिक्स छोटी आंत का दर्द पूरा अम्बिलिकल क्षेत्र में होगा। कोलोन का दर्द हमारे हाइपोगैस्ट्रिक क्षेत्र में होगा। किडनी का पेन हमारा लंबा क्षेत्र में कम, हाइपोगैस्ट्रिक क्षेत्र में अधिक होगा। लंबा क्षेत्र में तो कम होगा, हाइपोगैस्ट्रिक क्षेत्र में ज्यादा होगा। यूरेटर का दर्द बाहरी जननांगों में होगा। इस तरह से हमारी अलग ये रेफर्ड पेन के इसमें बताए हैं, तो इससे हमें उसको हमें ट्रीटमेंट करने में भी आसानी हो जाती है। अगर पेन यहाँ हो रहा है तो हम समझ सकते हैं, इसमें देखकर हम जान सकते हैं कि पेन प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। जैसे कि एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन पेट के समस्त अंग, अंतः अंग, अनैच्छिक पेशियों, स्मूथ मसल के, कोलोजन टिश्यूज के, ग्लैंडुलर टिश्यूज और एंजियोब्लास्टिक टिश्यूज से निर्मित हैं। ये हम जानते हैं। इन सभी अंगों की नर्व सप्लाई संबंधित रक्त वाहिनियों के साथ में होती है। इनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो अलग अलग ब्लड वेसल से होती है, और अधिकतर अंग इनके ऑटोनोमिक नर्वस से रिलेटेड हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्व्स, वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है हमारी ग्लैंडुलर सिक्रेशंस अधिकतम नियंत्रित होते हैं। अब हम इसका पेट का विभाजन देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सर ने समझाया था एक बार पेट का ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। हॉरिजॉन्टल 10th सबकोस्टल लाइन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, हॉरिजॉन्टल ट्रांस ट्यूबरकल्स लाइन, इलिक क्रेस्ट, trans tubercular plane, 2 vertical line drawn from the mid inguinal ligament on both sides and left lateral plane। इसमें लाइन खींची, इसमें पेट को 9 भागों में डिवाइड किया है। तो इसमें हम पेट को अगर 9 भागों में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम अम्बिलिकल देखते हैं। सबसे बीच में अम्बिलिकल आता है, अम्बिलिकल के ऊपर, अम्बिलिकल के नीचे, फिर राइट साइड 3 भागों में, उसको राइट साइड भी 3 भागों में डिवाइड हो गया और लेफ्ट साइड भी 3 भागों में डिवाइड हो गया। तो हम देखेंगे जो राइट साइड है हमारा, राइट साइड हमारा हाइपोकॉन्ड्रियम। इस बहुत याद करना बहुत आसान है। राइट साइड को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलेंगे। राइट के हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे राइट लंबर बोलेंगे, और राइट लंबर के नीचे राइट को इलियक बोलेंगे। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के नीचे लेफ्ट लंबर बोलेंगे, और लेफ्ट लंबर के नीचे लेफ्ट इलियक बोलेंगे। इसी तरह से बीचों बीच हमारा अम्बिलिकल नाभि आती है, तो अम्बिलिकल क्षेत्र हो गया। उसके भी ऊपर हम एपिगैस्ट्रिक बोलेंगे और नीचे हमारा हाइपोगैस्ट्रिक बोलेंगे। तो इसमें अलग अलग हमारे इसमें ऑर्गन्स भी आते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारा राइट लोब आता है, लीवर का, गॉल ब्लैडर आता है। तो इसमें लीवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन भी आता है थोड़ा सा। हाँ, चाइनीज में लिखा रहता है कि हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन। अब आप लोग जो समझते थे उसमें देखिए, इसको देख लीजिए और ये अपना चार्ट बना लीजिए। ये अपने पास आप इसको, ये जो चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट को 9 वाला, इस चार्ट को बना लीजिए, क्योंकि ये आपको एनाटॉमी में पढ़ाया जाएगा फिर सेमेस्टर 8, सेमेस्टर 7 और 8 में। तो ये आपको यहाँ पर किताब में दे दिया गया, इसको आप अपने उसमें बना दीजिए और इससे एरिया समझ लीजिए, राइट लोब, लीवर, गॉल ब्लैडर, यानी कहाँ कहाँ क्या है। तो जब कोई बोलता है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है, तो आप समझ जाइए कि लोग लीवर की बात कर रहा है, गॉल ब्लैडर की बात कर रहा है, ये इससे संबंधित। तो ये इसको बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर किताबों में हम लोग पाते हैं कि ये कहीं आएगा कि आपको जो है लेफ्ट लंबर में
पेन आ रहा है, अम्बिलिकल रीजन में। तो ये सब रीजन क्या है, उनमें कौन सा आपको अंग है, मतलब ऑर्गन है, उसको पता चलता है। तो हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम जो क्वाड्रेंट है उसमें हमारा लीवर का राइट लोब, गॉल ब्लैडर और कोलन का राइट फ्लेक्सर होता है। फिर हमारा राइट लंबर, उसके नीचे राइट लंबर क्वाड्रेंट होता है, उसमें हमारा थोड़ा सा ड्यूटम का पार्ट आता है, असेंडिंग कॉलम आता है और राइट किडनी एड्रिनल ग्लैंड आता है, राइट यूरेटर तथा हेड पार्ट ऑफ पेनक्रियास स्थित रहते हैं। फिर हमारा उसके नीचे हमारा जो राइट वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला राइट इलियक पार्ट है। राइट इलियक पार्ट में हमारा मुख्यतः हमारा सीकम और अपेंडिक्स है और कुछ हिस्सा हमारे असेंडिंग कोलन का भी रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पेट के सभी क्वाड्रेंट में कम अधिक मिलती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी सब जगह हल्की थोड़ी थोड़ी सी मिलती है। ये फ्लोटिंग पार्ट है, अतः अम्बिलिकल और हाइपोगैस्ट्रिक क्वाड्रेंट इससे अधिकतम निश्चित जो हमारा ये अम्बिलिकल है और हमारा हाइपोगैस्ट्रिक हाइपोगैस्ट्रिक अम्बिलिकल के नीचे वाला पार्ट है, तो यहाँ सबसे अधिक निश्चित क्षेत्र है इसका। एपिगैस्ट्रिक एपिगैस्ट्रिक हमारा अम्बिलिकल के जस्ट ऊपर का पार्ट है, तो ये हमारा इसमें लिवर का मिडिल लोब आ जाता है और हमारे स्टमक का बॉडी पार्ट और डिसेंडिंग एओर्टा आ जाती हैं। फिर अम्बिलिकल क्वाड्रेंट कि अम्बिलिकल क्वाड्रेंट हमारा सबसे बीच का नाभि वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में हमारा स्टमक का पाइलोरस वाला भाग आ जाता है, पेनक्रिया की बॉडी आ जाती है और ट्रांसवर्स कोलम और एओर्टा का भाग आ जाता है। इसके नीचे हमारा हाइपोगैस्ट्रिक भाग है। अम्बिलिकल के नीचे वाला पार्ट जो है वो हाइपोगैस्ट्रिक है। हाइपोगैस्ट्रिक में हमारा मुख्यतः ये हमारा अम्बिलिकल के नीचे तो रेक्टम का पार्ट आ जाता है इसमें, और यूरिनल ब्लैडर जब अधिकतम भर जाता है तो यहाँ पर प्रोजेक्ट होता है। पेरिटोनियम जो पाचन तंत्र की कवरिंग है वो सारे के सारे क्वाड्रेंट में मौजूद होती हैं। अब हमारा लेफ्ट वाला हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट की साइड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट इलियम। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारा आमाशय का हिस्सा आ जाता है लेफ्ट वाला, और लिवर का लेफ्ट वाला लोब आ जाता है, स्प्लीन का थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है, कोलन का बायां फ्लेक्सर स्थित हो जाता है। फिर हमारा लेफ्ट लंबर में लेफ्ट किडनी आ जाती है, डिसेंडिंग कोलन आता है, स्प्लीन का थोड़ा सा हिस्सा आता है, लेफ्ट एड्रिनल और लेफ्ट यूरेटर इसमें स्थित होते हैं। फिर इसके नीचे हमारा लेफ्ट इलियक लास्ट वाला पार्ट होता है, इसमें ज्यादातर हमारा सिग्मोइड कोलन होता है। तो अब हम जब हमने ये सब पढ़ लिया, ये देख लिया, तो अब हम हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो रिपोर्ट लेके आता है, तो हमारे अगर वो बोलता है हाइपोगैस्ट्रिक क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम है, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्षेत्र कहाँ आ रहा है। इसमें हमारा पूरा चार्ट बना रखा है, तो रेक्टम क्या है, यूरिनल ब्लैडर का है, तो ये वाला पार्ट हमारा इस जगह का है, तो हम उसको देख के हम ट्रीटमेंट हमारे लिए आसान हो जाता है। पेट के जिन अंत अंगों में इन्फ्लामेशन होता है उन्हें निम्न वर्गों में रखा गया है। सामान्यतः पेट दर्द जो होता है हमारा एक्यूट एब्डोमेन या एब्डोमिनल कोलियक कहलाता है। दर्द किसी भी अंत अंग में हो, रोगी को ज्ञान नहीं होता है, तो उस वक्त पता नहीं चलता उसे कि यहाँ हो रहा है या कहाँ हो रहा है। चिकित्सक का अनुभव ही अंग विशेष की पहचान कर लेता है। अब हम हमारे इस चार्ट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है हमारा, इन्फ्लामेशन ऑफ जीआईटी पार्ट्स। तो इसमें हमने देखते हैं कि हमारे वर्टिकल वाले लाइन में साइट ऑफ पेन, दर्द का पेट पर क्षेत्र, फिर नीचे फैलाव, फिर दर्द का प्रकार, दर्द का उद्भव कहाँ से पैदा हो रहा है, उसके लक्षण सिम्टम्स उसके, फिर शारीरिक फिजिकल जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, और एक्सरे में हम किस तरह से एक्सरे करा के पहचान सकते हैं। तो जब सबसे पहले है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को कैसे किस तरह से देखेंगे। पेप्टिक अल्सर के लिए दर्द का पेट पर क्षेत्र, साइट ऑफ पेन, ये एपिगेस्ट्रियम क्षेत्र में होता है। जैसे हमें अभी हमने देखा कि एपिगेस्ट्रियम कहाँ था, तो ये एपिगेस्ट्रियम इसका क्षेत्र है। फिर फैलाव इसका निचले सीने या पीछे से इंटर स्केपुलर पेन होता है इसके अंदर। फिर दर्द का प्रकार डल पेन होता है। हमने दो तरह के दर्द देखे, शार्प और डल, तो ये डल पेन होता है। उद्भव बहुत धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है इसको डेवलप होने में, तो धीरे धीरे वर्षों और महीने लग जाते हैं। फिर इसके लक्षण, इसमें क्रॉनिक डिस्पेनिया पेप्सिया होता है, नॉक्चुरल पेन होता है, इसमें क्या इंडाइजेशन होता है, उल्टी होती है, उल्टी के बाद आराम मिल जाता है। शारीरिक लक्षण में इसमें हार्ट बर्न होता है, जैसे एसिड रिफ्लक्स होता है, रेग्युजिटेशन इनटू फेरिंग्स, तो एसिड रिफ्लक्स होता है, वो ऊपर की तरफ एसिड आता है, तो ये इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। एक्सरे में ये बेरियम मील, ये एक इसकी एक्सरे की टर्म है, उससे पता चलता है। फिर नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर परफोरेशन, ये भी हमारा एपिगेस्ट्रियम में इसका क्षेत्र आएगा। फिर हमारा दर्द का फैलाव पूरे पेट में होता है, क्योंकि पेरिटोनियम इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है और पेरिटोनियम पूरी जगह होती है, और इसमें हमारा लेफ्ट शोल्डर ज्यादा इन्वॉल्व होता है। इसमें दर्द का प्रकार जो है शार्प पेन है, बहुत ज्यादा शार्प पेन होता है इसमें।
दर्द का उद्भव लगातार रेगुलर होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है कि बंद होगा, रेगुलर होगा। इसमें लक्षण जो होते हैं, उल्टियां, डिहाइड्रेशन होने लगता है, शॉक होता है। शारीरिक लक्षण, पेट बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, जैसे एक लकड़ी का तख्त होता है उसके जैसे हार्ड हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है। एक्सरे, डायफ्राम के नीचे, इसमें एक्सरे कराने पर डायफ्राम के नीचे हवा की मौजूदगी मिलती है। फिर हम देखेंगे स्टमक कैंसर। स्टमक कैंसर में हम किस तरह से देखेंगे, ये भी हमारे एपिगैस्ट्रियम में फील होता है। इसका फैलाव धीरे धीरे इन ट्रांसपाइलोरिक प्लान होता है, धीरे धीरे होता है इसमें। फिर लाइट पेन होता है फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक लाइट पेन होता रहता है। डल पेन होता है इसमें भी। दर्द का उद्भव पिछले महीनों वर्षों से, पिछले कुछ माह से मॉडरेट टू सीवियर। मॉडरेट से सीवियर मतलब महीनों वर्षों, कई महीनों तक भी शुरू हो सकता है, वर्ष भी लग सकते हैं। और मॉडरेट से सीवियर होता है इसमें पेन। सहायक लक्षण में डिस्पेप्सिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वेट लॉस। ये अरुचि सी हो जाती है, वेट लॉस होने जाता है, उल्टी जैसा होने लगता है, इस तरह से इसके लक्षण होते हैं। शारीरिक लक्षण में पेट में पेरिस्टलिसिस वेव दिखाई पड़ती हैं। लिवर में मेटासिस क्षेत्र के कारण पीलिया लिम्फ ग्लैंड बड़ी मिलेगी इसमें। और इसमें एक्सरे अगर कराएंगे तो चमड़े की बोतल नुमा, जैसे चमड़े की बोतल होती है उस तरह से वैसा एक स्टमक हो जाएगा, एक्सरे में इस तरह से पता चलेगा। फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। इसका हम देखेंगे, दर्द का पेट पर क्षय, ये अम्बिलिकल में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर इसमें दर्द का फैलाव लोकेलाइज वहीं पर होता है, आसपास में हो जाता है। फिर इसमें दर्द का प्रकार पीरियडिक सीवियर होता है, कभी एकदम से रेगुलर नहीं होता है, पीरियडिक होता है, कभी होता है कभी खत्म हो जाता है, लेकिन सीवियर होता है बहुत ज्यादा। दर्द का उद्भव घंटों में या एक दिन में एकदम से हो जाता है, अचानक से बहुत तेजी से दर्द होता है। लक्षण इसमें उल्टियां होने लगती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और शारीरिक लक्षण में नाभि के इर्द गिर्द गुड़गुड़ाहट होने लगेगी। और एक्सरे में इसमें आंतों में जल स्तर पाया जाएगा। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये हाइपोगैस्ट्रियम एरिया में पाया जाएगा। इसमें जो दर्द का फैलाव होगा बोथ लेटरल फ्लैंक्स में मिलेगा। और दर्द इसमें मॉडरेट टू सीवियर होगा, धीमा भी हो सकता है, मतलब ज्यादा धीमा नहीं, तो बीच का और तेज। कई दिन में उभरता है ये, और कई दिनों तक दर्द बना रहता है। कई दिनों के बाद इसमें उल्टियां होने लगती हैं और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इसमें। और शारीरिक लक्षण में रोगी की कमर जो होती है, कमर बाहर की तरफ निकली हुई रहेगी इसमें। और इसमें आंतों में एक्सरे कराने पर जल स्तर मिलेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में इसमें अम्बिलिकल का क्षेत्र आएगा। और इसमें दर्द का फैलाव हमारी राइट इलियक फोसा में होगी। दर्द का प्रकार सीवियर होगा इसमें, इंटरमीडिएट, बाद में लगातार, एक शुरू में तो सीवियर होता है और इंटरमीडिएट कभी कभी होता है, और फिर बाद में रेगुलर पेन होता है और बहुत तेज पेन होता है। और इसमें दर्द का उद्भव कुछ ही घंटों में दर्द बहुत तेज हो जाता है। और इसमें सहायक लक्षण, जैसे रोगी एकदम घुटने को पेट में लगा के एकदम ऐसे सिकुड़ के बैठ जाएगा। और इसमें ज्वर होता है, फीवर आ जाता है और वॉमिटिंग होती है। और रोगी पेट खोलने को अपने तैयार नहीं होता, और आराम से बैठने को तैयार नहीं होता, बहुत तेज पेन होता है। लोकेलास टेंडरनेस, बाई इलियक फोसा में दबाने पर दाई इलियक फोसा में दर्द। नीचे वाला चार्ट है हमारा, ये भी सेम है। लिवर का हम देखेंगे, एक्यूट पेरेन्काइमल डिजीज। तो लिवर की डिजीज में ये दर्द का, इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा, इसका क्षेत्र, इसका फैलाव इसमें अपर एब्डोमेन में होगा। दर्द का प्रकार इसमें नॉन कॉलेकी सीवियर होगा, बहुत सीवियर पेन होता है इसमें। दर्द का उद्भव एक्यूट होता है एकदम, और कुछ ही दिनों में एकदम से हो जाता है। सहायक लक्षण इसके एनलार्ज लिम्फ नोड एनलार्ज पाए जाते हैं इन सर्वाइकल रीजन में, एनलार्ज लिम्फ नोड पाए जाते हैं इसमें। शारीरिक लक्षण इसमें स्प्लीनोमेगाली मिलती है, जॉन्डिस हो जाता है और एनलार्ज लीवर होता है। गॉल ब्लैडर के केस में हम देखेंगे कोले सिस्टिस कोलिन और कोलाइलाइथाइसिस। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियन क्षेत्र में होता है, ये वाला भी, क्योंकि हमने लिवर और गॉल ब्लैडर एक ही क्षेत्र में देखा था। इसमें दर्द का फैलाव राइट स्कैपुला पे आ जाता है, सीवियर इंटरप्टेड होता है। और इसमें सडन अचानक से होता है, और कुछ दिनों में या महीनों में एकदम से अचानक से फैल जाता है ये। और इसमें रेस्टलेसनेस होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो जाती है, टेंडरनेस होती है, डायस्पेसिया होता है। विद डीप ब्रेथ पेन इंक्रीज। शारीरिक लक्षण इसमें अगर गहरी सांस लेते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है। और एक्सरे में इसमें कैलकुलस दिखता है। नेक्स्ट है पेनक्रियास। इसमें पैनक्रियाटाइटिस, एपिगैस्ट्रियम या हाइपोगैस्ट्रियम में ये पेन होता है। इसका फैलाव ऑन बैक, पीछे की तरफ होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे या फिर
किसी एक शोल्डर पर भी हो सकता है। दर्द का प्रकार इसमें सीवियर, ब्रंस, कंटिन्यूअस, एकदम से सीवियर होता है और कंटिन्यूअस होता रहता है। दर्द का उद्भव सडन विद इन आवर्स, एकदम से कुछ ही घंटों में अचानक दर्द हो जाता है। सहायक लक्षण इसमें ज्वर आने लगता है, फीवर आ जाता है, डिस्पेसिया, रोगी खाने पीने में डरता है, डिहाइड्रेशन होता है और एनुरिया हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूरेटर, किडनी। किडनी में ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। क्यों होती है? इसका जो क्षेत्र होता है लॉइन और ऑन बैक बिटवीन 12th रिब और इलियक क्रेस्ट, हमारी जो 12th रिब होती है वहां उसके उसके और इलियक क्रेस्ट के बीच में ये होता है। दर्द का फैलाव इसमें ग्रोइन एरिया तक फैल जाता है। ये दर्द का प्रकार कोलाई की इंटरमीडिएट डल पेन होता है, इंक्रीज विद मूवमेंट, अगर हिलते हैं मूवमेंट करते हैं तो पेन बढ़ जाता है। दर्द का उपयोग सडन मिनट्स टू आवर्स, या तो कुछ घंटों में या मिनटों में एकदम से तेज हो जाता है। इसके वॉमिटिंग और हेमेचूरिया ये इसके लक्षण होते हैं। और इसके शारीरिक लक्षण में रीनल ट्रायंगल टेंडर है और एक्सरे में इसके कैलकुलस पस या ब्लड मिलता है। यूरेटर, यूरेटर हमारा लंबा रीजन में आता है इसका क्षेत्र, फिर ये एक्सटेंड टू जेनाइटल, जेनाइटल तक फैल जाता है। दर्द का प्रकार कोलाइकी होता है और वीक्स और मंथ में कई सप्ताह लग जाते हैं, कुछ सप्ताह या महीनों में ये बढ़ जाता है। फिर इसके हेमेचूरिया हो जाता है इसमें, और शारीरिक लक्षण नहीं बताया है और एक्सरे में कैलकुलस है। पेरिटोनाइटिस, इसमें डिफ्यूज होता है, फैला हुआ होता है पेन कहीं, और इसमें पूरे एब्डोमेन में इसका दर्द का फैलाव होता है। दर्द का प्रकार जनरलाइज और सीवियर होता है, बहुत तेज होता है और एकदम घंटों में ही एकदम से अचानक से तेज हो जाता है। रोगी रिमेन्स इमोबाइल, मस्कुलर रिजिडिटी, वो हिलना डुलना नहीं चाहता है। डिस्टेंशन एब्डोमेन, बॉवल साउंड्स एब्सेंट, मतलब एब्डोमेन में बॉवल जो साउंड होती है वो नहीं इसमें मिलती है। तो इस तरह से इसमें हमने देखा तो थोड़ा थोड़ा सा हमको इसके इसका पता चलता है कि पेन किस तरह से, कहाँ उसका फैलाव है, कहाँ उसका उद्भव है, किस तरह से पेन उठता है, तो उसको हम थोड़ा सा हमें आराम उससे मिल सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। पेन वाला चैप्टर आप लोगों ने देखा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इससे जो क्वाड्रेंट वाला जो है, जरूर 9 क्वाड्रेंट आप लोग याद कर लीजिए, उसको अपने बना लीजिए, उसकी फोटो ले लीजिए और उसको रखिए, सो दैट कि वहाँ जब किताबों में लिख के आता है कि आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द है, तो आपको समझ अम्बिलिकल रीजन में दर्द है, तो हम लोग समझ में आ जाए। एक ऐसा नहीं कि कोई डिमार्केशन लाइन है, ये एक कंसेप्ट है कि आप डायफ्राम से नीचे जब आप देखेंगे तो उसके आप 9 भाग बना लीजिए लगभग, और उसी से जहां पर नाभि है अम्बिलिकल रीजन वही हुआ, उसके नीचे, उसके ऊपर और लेफ्ट राइट, ये तो 9 क्वाड्रेंट आपको बनाने हैं, अपने आप बनाने हैं। ऐसा मत सोचिए कि कोई बना हुआ है, ये एक आभासी आपका वो है, उसी के आधार पर ये तय होता है। क्योंकि वो साइंस की भाषा में अपना है कि उन्होंने कह दिया कि 9वीं रिब्स में है, अब 9वीं रिब्स आप खोजेंगे क्या, तो अब आपको नहीं मालूम, तो आप उसका एक अंदाज है कि भाई ये वहां पर हमारा नाभि है, उसके बगल में, और ये बगल में एरिया है, और इतना चौड़ी पट्टी पूरी जो एब्डोमेन की, बस उसको 9 भागों में बांट लेना है आपको। और आपको उसी के आधार पर, जैसे कोई कह रहा कि हमको यहाँ दर्द है, तो हाथ रखवाइए कि ये दर्द कहाँ है, तो दर्द जब बताया तो आप समझ जाइए कि ये किस एरिया में दर्द है, तो उसका प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी एक रिपोर्ट के रूप में। तो हम लोग अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, ऊर्जा को केवल बढ़ाएंगे नहीं बल्कि ट्रांसफर भी करेंगे। ट्रांसफर करने से मानवता का कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा, और इस थेरेपी को अधिक गति मिलेगी, तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। सपने क्या है हमको मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।